नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। और उत्तर प्रदेश में पिछले 2.5 घंटे से लगातार मतदान चल रहा है, वोटिंग हो रही है। और जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है उन जिलों में लगातार 9% से ज्यादा मतदान हो चुका है। वहां की तस्वीरें भी लगातार मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो वोटिंग हो रही है वहां की तस्वीरें बिल्कुल अलग है। पिछले 2.5 घंटे में लगातार उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 9.45% मतदान अभी तक हो चुका है। इसके अलावा बिजनौर की अगर मैं बात करूं, सुबह 9 बजे तक 9% बिजनौर में वोटिंग हो चुकी है। और शाहजहांपुर में सुबह 9 बजे तक 7.84% वोटिंग इस समय चल रही है। संभल में सुबह 9 बजे तक 9% मतदान संभल में भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 2.5 घंटे से लगातार वोटिंग चल रही है और एक के बाद एक जो वोटिंग चल रही है वहां की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के जिन जिन जिलों में वोटिंग चल रही है वहां पर क्या मतदान हो चुका है। यानी सुबह 9 बजे तक 9% मतदान हो चुके हैं। और ये ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सहारनपुर में 10% मतदान हो चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी सुबह 9 बजे तक 9% मतदान हो चुका है। यानी इन तमाम जिलों में अलग अलग मतदान चल रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम ड्रोन के स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 9 बजे तक 9.4% मतदान हो चुका है। राहुल जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वोटिंग चल रही है और सुबह सुबह 2.5 घंटे में 9%, तकरीबन अब तो 10% से ज्यादा मतदान हो गया होगा। इन तस्वीरों के जरिए जो वोटिंग की खबरें आ रही हैं उससे तो जग जाहिर है कि वोटर बहुत जागरूक हो गया है और लगातार वोट करने एक के बाद एक अपने घर से निकल रहा है। नहीं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि वोटर काफी जागरूक हुआ है। लगातार सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं, आपके स्टूडियो में ही मैं सुबह से हूं, देख रहा हूं कि सुबह सुबह ही लंबी कतार जो है कि अलग अलग हिस्सों पे लाइनों पे लगी हुई है। तो अब वो स्थितियां नजर नहीं आ रही। जबकि देखिए अभी कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में ठंड भी है। अभी मॉर्निंग में सुबह सुबह काफी ठंड भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन उसका परवाह ना करके लोग सबसे पहले मतदान का जो अपना लोकतांत्रिक अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए 2-3 चीजें और देख रहे हैं। जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पे तो मतदान प्रतिशत और भी काफी ज्यादा दिख रहा है। पिछले बार तो कई सारे जगह हम लोगों ने देखा कि 95% के आसपास भी मतदान कई सारे जगहों पे हुए हैं। विशेषकर देखिए जो गन्ना मंत्री जी थे उन्होंने शिकायत भी इलेक्शन कमीशन में दर्ज कराई थी कि 40 बूथों पे जो है कि वो मतदान कैंसिल कराया जाए। 95% से ज्यादा मतदान हुए हैं वहां पे। बिल्कुल, मैं कहूंगा पीसीआर जरा ग्राउंड जीरो की भी तैयारी करिए। ग्राउंड जीरो पर भी मुझे जाना पड़ेगा। ग्राउंड जीरो से तमाम जो सहयोगी हैं उनको भी हमारे साथ जोड़िए, उनके पास भी जाऊंगा। राहुल जी, जिस तरीके से हम लगातार 2.5 घंटे का जिक्र कर रहे हैं, 2.5 घंटे से बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में जो बदलाव हो रहा है वो बड़ा जबरदस्त है। ये देखिए, ये वोटिंग डालने के बाद आचार्य बालकृष्ण निकल गए हैं और ये खुशी के साथ अपनी उंगली दिखा रहे हैं कि उन्होंने मतदान कर दिया है। मैं काफी देखिए ये लोग मतदान कर रहे हैं तो दूसरे लोग काफी प्रोत्साहित भी होते हैं। और उत्तराखंड में मैं देख रहा हूं कि मतदान प्रतिशत काफी अच्छा भी चल रहा है। और यहां पे भी उत्तर प्रदेश के जो 55 सीटों पर देख रहे हैं, यहां पे भी मतदान प्रतिशत काफी अच्छा है। तो ऐसी तस्वीरें लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे कि वो जरूर जाएं और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। और मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, देखिए इन 55 सीटों पर जहां पे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, देखिए आपने भी उनके ग्राउंड को काफी ज्यादा नजदीक से देखा है। हम लोग भी वहां पे गए हुए हैं। बाबा रामदेव की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। देखिए आचार्य बालकृष्ण के बाद बाबा रामदेव भी अपना वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, ये न्यूज इंडिया के दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि स्वामी रामदेव भी वोट करने के बाद, वो मतदान करने के बाद निकल गए हैं। और मीडिया से शायद ये मुखातिब भी होंगे, वो भी हम सुनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत कम वक्त होते हैं कि जब आचार्य बालकृष्ण और रामदेव एक साथ होते हैं। ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प है, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो न्यूज इंडिया के दर्शकों को हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण वोट डाल के निकल चुके हैं बाहर। ये तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? नहीं, ये तस्वीरें काफी शानदार लगी देखने में। दोनों ही एक तरह से अपने मतदान, दोनों जो अंगुलियों के निशान भी दिखा रहे हैं काफी अच्छे ढंग से। देखिए इनके करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, तो ये एक तरह से मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े हमारे लोकतंत्र में, उसके लिए ये तस्वीरें काफी स्वर्णिम तस्वीरें हैं जो दूसरों को काफी ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं। मैंने तो देखा है कि भाई इनके कहने पे लोग सुबह सुबह, जो लोगों को देर से जगने की आदत थी, करोड़ों की संख्या में लोग सुबह सुबह योग करते हुए दिख रहे हैं।
तो एक तरह से इन्होंने जब मतदान दे दिया है और वो जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो बाकी दर्शकों को भी प्रेरित करेगा कि वो भी जाएं और अब देरी ना करें। लोकतंत्र के इस महोत्सव में सबसे पहले भाग लें, पहले मतदान फिर जलपान, उस नारे को तरफ लोगों का ध्यानाकर्षण और भी जाएगा। सैफी साहब, बिल्कुल। ग्राउंड जीरो से मेरे एक सहयोगी जुड़े हैं क्या लाइव? मेरे साथ जोड़िए उनको अभी। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पे भी जाएंगे राहुल जी। जिस तरीके से हम उत्तराखंड का भी जिक्र कर रहे थे, चूंकि स्वामी रामदेव और बालकृष्ण की जो तस्वीरें थी ये बेहद बहुत कुछ कह रही हैं। हालांकि सुबह का वक्त और उत्तराखंड में थोड़ा ठंडी रहती है सुबह सुबह के मौसम में। जिस तरीके से पहाड़ के भाई बहन उतरकर वोट करने जाएंगे तो बहुत फासला जो होना है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, यानी दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के दावे भी करती नजर आ रही हैं। सैफी साहब देखिए, एक तो मतदान को लेकर मैं उत्तराखंड को लेकर कहूंगा कि उत्तराखंड में सोचिए दिल्ली में जब इतनी ठंड है तो उत्तराखंड में कितनी ठंड होगी, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरह से वहां पे वोटिंग प्रतिशत काफी शानदार दिख रहा है, जो दिखा रहा है कि वहां पे लोग ठंडी गर्मी इन सब चीजों का परवाह ना करके लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं। दूसरा चीज की देखिए, जो फाइट है यहाँ पे हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अगर उत्तराखंड के पूरे पुराने हम लोग समीकरणों को देखते हैं तो कांग्रेस या बीजेपी दोनों जो है कि विपरीत परिस्थिति में भी वो 33-34% से वो पीछे नहीं जाते हैं। अगर पिछले बार देखिए 57 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी तब और कांग्रेस को काफी कम सीटें आई, तब भी कांग्रेस जो है वो 34% पे बनी हुई थी। लोकसभा में कहीं कहीं जो है कि बीजेपी 62% तक पहुंची वहां पे, तब भी वो कांग्रेस अपने 33-34% पे बनी हुई थी। तो अब स्थिति यह है कि इस समय कांग्रेस ने एक बड़ी चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रखी है। चूंकि देखिए जो 2-3 बड़े मुद्दे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां पे जिस तरह से 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए, तो 3 मुख्यमंत्री तब बदले गए सैफी साहब कि जब वहां पे 57 सीटें प्रचंड बहुमत उत्तराखंड के में सब इससे ज्यादा प्रचंड बहुमत कभी नहीं मिला था। तो वहां के लोगों का एक स्वाभाविक प्रश्न है कि अगर हम इतना प्रचंड बहुमत भी किसी दल को दे रहे हैं तो फिर हमें एक स्थिर सरकार क्यों नहीं मिल रहा है। अगर धामी जी इतने योग्य थे तो वो उनको अयोग्य नहीं कह रहे बिल्कुल योग्य, वो भी मानते हैं, जनता भी मानती है, लेकिन फिर उनको 5 साल का टर्म क्यों नहीं दिया? बिल्कुल राहुल जी, मैं आऊंगा आपके पास में। मेरे पास एक खबर आ रही है, बीजेपी से प्रत्याशी है बरेली से संजय अग्रवाल ने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनवा देते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करूंगा। हमारे साथ संजीव अग्रवाल जी हैं, 125 विधानसभा कैंट बरेली से हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि जो चुनावी मुद्दा रहा है और विकास का कार्य कितना रहा है बरेली में। बरेली में पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, पतली से पतली गली में आप जाइए, किन्हीं भी बस्ती में, मलिन बस्तियों में, गरीबों की बस्ती में जाइए, पक्की सड़कें बन चुकी हैं, हर पोल पे लाइट है, मूलभूत सुविधाएं मिलने का काम हो रहा है, गरीब खुश है, जनता संतुष्ट है और मोदी योगी जी में विश्वास है। राम भक्तों की सरकार, विकास की धारा बहाने वाली सरकार, राष्ट्र भक्तों की सरकार निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में उस धारा को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ बनने जा रही है। संजीव जी, कांटे की टक्कर चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि जीत कितनी दर्ज होगी? भाजपा की राह में कोई कांटा नहीं है, वो लोग आपस में कांटा एक दूसरे के बने हुए। महिलाओं का मुद्दा तो शुरू से रहा है, तो महिलाओं के लिए खास क्या है? महिलाओं की सुरक्षा, भयमुक्त समाज, माताओं बहनों को जो सुरक्षित माहौल मिला है, भयमुक्त समाज मिला, उनको और क्या चाहिए? उन्हें जीने का अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, वो सब पार्टी हमारी सरकार देने का काम कर रही है। और परिवारवाद लूटने वाली, अपने परिवार को भरने वाली, जनता को भ्रमित करने वाली सपा, बसपा, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की सरकार के दिन लद गए। जनता ने उन्हें रास्ता दिखा दिया और पुनः उन्हें अब ऐसी जगह पहुंचाने वाली है जहां से वापसी भी संभव नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो बरेली में भी तस्वीरें कुछ इसी तरीके से आ रही हैं, वो भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो मैं बता देता हूं कि गोवा में लगातार जो चुनाव है वो फीसदी लगातार बढ़ता जा रहा है। गोवा की तस्वीर अगर हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करें तो आप देखिए कि गोवा में जो लगातार फीसदी है, उत्तराखंड में भी 5.15% तक मतदान सुबह 9 बजे तक हो चुका है। गोवा में अभी तक सबसे ज्यादा मतदान हो चुका है, क्योंकि लोग कोशिश करते हैं कि गर्मी होने से पहले राहुल जी वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हो जाए, और इसीलिए सुबह सुबह लोग जो है वो अपने मत का प्रयोग करते हैं, अपने कामकाज के लिए निकलते हैं। तो सबसे ज्यादा अभी गोवा में 10.86% मतदान हो चुका है। मैं आपको गोवा लिए चलता हूं। शुभम पांडे इस वक्त मेरे सहयोगी गोवा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जरा तस्वीरें बताइए गोवा की, और कितने फीसदी मतदान हो चुका है ये भी बताइए।
जी बिल्कुल सरफराज जी, इस वक्त हम गोवा के पणजी इलाके में स्थित हैं। पणजी जो गोवा की राजधानी है और उत्तर परिकर यहाँ के प्रमुख चेहरे माने जाएंगे जो विपक्ष में से होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तकरीबन अगर 9 बजे की बात करें तो 11% मतदान जो है अब तक हो चुका है। कुल 40 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। तकरीबन 301 उम्मीदवार जो है आज इस नामांकन अपना पत्र भरे हैं और उनकी किस्मत पे आज फैसला होगा। गोवा के लोग तकरीबन 11 लाख वोटर हैं, वो आज अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। तस्वीरों में देखिए जिस तरीके से तमाम जो कोरोना के नियम बनाए गए उन्हें फॉलो करवाया जा रहा है। जो वोटर आ रहे हैं, जो वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, वोटिंग बूथ के अंदर पहुंचे, उनका सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें अंदर छोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर जिस तरीके से कहा जाए कि 40 सीटों पे, जो गोवा की 40 सीटें हैं और त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ, क्योंकि पहली बार यहाँ आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो भी मैदान में उतरी। अब तक यहाँ पर कांटे की जो टक्कर होती थी वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होती थी, लेकिन 5 से 6 जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस बार चुनाव लड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सरफराज जी बताया जाए कि तकरीबन 9 बजे के आसपास 11% मतदान हो चुका है और जैसे जैसे दिन ढलेंगे वैसे वैसे और जो मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे और इसी बूथ पर, इसके अलावा अलग अलग जो बूथ बनाए गए वहां पर वोट डालेंगे। यहाँ की बात करें, उत्कल पर्रिकर जो बड़े चेहरे हैं, मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं, उनके ऊपर देखना होगा, उनके ऊपर सभी की निगाहें टिकी क्योंकि वो भाजपा से टिकट मांगे थे। भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो है वो फैसला किया था। तो जिस तरीके से ये सीट जो है सबकी निगाह है, हालांकि यहाँ पे शिवसेना ने अपना उम्मीदवार उतारना चाह रही थी, लेकिन मनोहर पर्रिकर को के बेटे को देखते हुए, उत्कल पर्रिकर को देखते हुए यहाँ पर जो है उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे दिन ढलेंगे वैसे वैसे मतदाता जो है अपने घरों से बाहर निकलेंगे और वोट डालने के लिए बूथ सेंटर पर जाएंगे। जी बिल्कुल शुभम, गोवा में आप मौजूद हैं और यहाँ पर अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो इस बार पूरी ताकत लगाई है और केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वहां ग्राउंड पे क्या देखने को मिल रहा है? जी देखिए रमन जी, अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल को लेकर गोवा में भी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि जिस तरह से मुफ्त बिजली और तमाम जो स्कूलों की व्यवस्थाएं, ये सब चुनावी एजेंडे में रखा गया, मैनिफेस्टो में रखा गया, लेकिन यहाँ के जो मतदाता हैं वो जानते हैं किसको किस तरह से वोट देना चाहिए। इससे पहले जब 2017 में यहाँ पे चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा इसमें सीटें मिली थी, लेकिन सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी ने बना लिए थे। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, 4 से 5 पार्टियों के बीच होगा। आम आदमी पार्टी यहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सीधे बंगाल से यहाँ पे चुनाव लड़ने आ रही है, तो शिवसेना और एनसीपी साथ में गठबंधन लड़कर जो है चुनाव लड़ रही है। तो कहने के मुकाबला बहुत जो है यहाँ पर पेचीदा होने वाला है और देखना होगा कि इस बार गोवा के मतदाता किसको वोट जो है किसके जो है सर पे जो है गोवा की जो सर गोवा की। आप गोवा में मौजूद हैं, जरा गोवा के मतदाताओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए और समझिए कि गोवा के जो वोटर हैं इस वक्त किन मुद्दों पर अपनी वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कुछ मतदाताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि किस तरीके से वो इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालने के लिए जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बताइए भाई साहब कि इस बार गोवा में किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट डालने जा रहे हैं? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और कोई मुद्दा जो गोवा को पिछले कई सालों से नहीं मिला हो, क्योंकि इस बार बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। मैं कुछ बोल नहीं सकता जी, डेवलपमेंट खाली। बिल्कुल, जिस तरीके देखिए और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव जो है वो डालने जाएंगे। ये देखिए तस्वीरें जो भी मतदाता, क्योंकि मतों का आपका अधिकार होता है। देखिए तस्वीरों में इस वक्त किस तरीके से जो वोटर हैं वो यहाँ से पहुंच रहे हैं, बूथ सेंटर पे पहुंच रहे हैं और अपने मतों का उपयोग करेंगे और किसके सर पे साथ सजेगा ये वो निर्णय करेंगे। कुल मिलाकर जिस तरीके से अभी सुबह का वक्त है और जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे और भी मतदाता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर सरफराज जी बता दें कि जो 40 सीटें हैं यहाँ पर मुकाबला है, तकरीबन 301 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र इस बार भरा हुआ है। जी शुभम, देखिए 40 सीटें हैं और जो मार्जिन होगा जीत हार का यहाँ पर भी बेहद कम होगा। तो ऐसे में जो मुद्दे हैं, आप लगातार लोगों से बात भी कर रहे होंगे और तमाम कुछ नई पार्टियां भी इस बार वहां किस्मत आजमा रही हैं, तो मुद्दा सबसे बड़ा गोवा के लोगों के दिलों में क्या है? देखिए मुद्दा इस बार जो है साफ तौर पर गोवा में विकास का होगा। जिस तरह से राहुल गांधी जब यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए प्रचार करने आए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे
बेरोजगारी बढ़ गई थी और जिस तरीके से लॉकडाउन में यहाँ की सरकार ने काम नहीं किया, तो लॉकडाउन के दरमियान जो कोरोना काल था उस दरमियान सरकार किस तरह से काम की थी उसको ध्यान में रखते हुए गोवा की जनता इस बार जो है वोट डालने जाएगी। उसके अलावा तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बड़े बड़े दावा कर रही हैं। हालांकि बीजेपी सरकार से यहाँ पे सरकार तो पिछली बार चुनाव हुआ था 2017 में, तो जनता ने यहाँ पर कांग्रेस को सत्ता सुखभोग करने का अवसर दिया था, लेकिन बीजेपी ने अपनी सरकार जो है बना ली। तो इस बार वो सारी चीजें भी ध्यान में रखेगी। इसके अलावा गोवा की बात करें तो टूरिज्म प्लेस होता है, पूरे देश से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, तो टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। उसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे। ठीक है शुभम, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास वापस लौटेंगे। और अगर आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में अगर आप वोट डाल रहे हैं, आपने फोटो क्लिक किया है, सेल्फी की है, तो आप हमें जरूर भेज सकते हैं। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी नितिशा भी हमारे साथ जुड़ गई है। नितिशा, उत्तराखंड की सियासत में इस वक्त किन किन मुद्दों को लेकर वोटिंग चल रही होगी? सरफराज जी, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जनता ना बहुत भोली है, बहुत आसानी से आप उसको अपने पाले में कर सकते हैं, लेकिन बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। उत्तराखंड की जनता लगातार अपने विकास को लेकर ही वोट करती है और इस बार भी जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वो विकास के हैं। आप उन्हें जाति, मजहब, धर्म ऐसी बातें करके भटका बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। इस बार भी उत्तराखंड की जनता अगर बात कर रही है तो वो बात कर रही है शिक्षा की, वो बात कर रही है सड़क की, वो बात कर रही है स्वास्थ्य व्यवस्था की, क्योंकि कोरोना काल में अगर उत्तराखंड में नुकसान हुआ है तो उसकी वजह सिर्फ इतनी, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक सड़कें ठीक नहीं है, वहां पर प्राथमिक शिक्षा उतनी बड़ी अच्छी नहीं होती, प्राथमिक जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो उतनी बेहतर नहीं होती हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार भी उत्तराखंड की जनता वोट देने के लिए आई है। बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में शायद बात करनी बेहद जरूरी है, और वो मुद्दा है भू कानून का मुद्दा। जब चुनाव का ऐलान हुआ था उससे पहले भी तमाम सोशल मीडिया हो या तमाम जितना सर्किल हो, वहां पर भू कानून बहुत चर्चा में रहा था और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इस मुद्दे को उन्होंने छुआ नहीं है किसी ने भी। जी जी, देखिए हर पार्टी उन मुद्दों से बचने की कोशिश करती है जिसका सरोकार जनता से होता है, जो बातें उनको लगता है कि जब वोटिंग के लिए जनता जाएगी तो उनको नुकसान हो सकता है। हर पार्टी इस बार जो हमने देखा यही कोशिश करी है। एक तो दल बदल की राजनीति बहुत तेजी से परवान चढ़ी है, चाहे यूपी की बात करें चाहे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी वही देखा गया, जिनको लगा कि हमारा पाला कमजोर पड़ रहा है इस पार्टी के साथ, तो वो तुरंत से कूद के दूसरी पार्टी के पाले में चले गए। सभी राजनीतिक दल, सभी राजनेता बस यही चाहते हैं कि हमारी राजनीति, हमारी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सिक जाए। बिल्कुल, शुक्रिया नितिशा साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी, नितिशा और रमन दोनों ही उत्तराखंड से आते हैं और कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल की जो सियासत हम लंबे वक्त से देखते रहे हैं उत्तराखंड में, वो बड़ा दिलचस्प रही है। नहीं, बिल्कुल सही। देखिए वो वहाँ के मैंने तो कई सारे पर्व त्योहार भी वहाँ पे ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि कम से कम वो हम लोग वो विरोध हम लोग देख सकते हैं। वो तो रमन जी काफी अच्छे से और नितिशा काफी अच्छे से बताएंगी वो। लेकिन देखिए कुमाऊं गढ़वाल को लेके जो तमाम तरह की चीजें हैं कि एक तरह से हम लोगों ने ये भी प्रयोग देखा था कि पिछले चुनाव में हरीश रावत जी ने एक प्रयोग भी किया था कि अपने आप को दोनों तरफ स्थापित करने के लिए उन्होंने दोनों जगह चुनाव भी लड़े थे और दोनों चुनाव में वो हारे भी थे। ये अतीत की चीजें रही, लेकिन इस समय देखिए कम से कम चाहे कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, हर तरफ देखिए दो तीन चीजें स्पष्ट है। उत्तराखंड का निर्माण काफी मेहनत से हुआ था, बड़ा एक आंदोलन के साथ ये राज्य यहां तक पहुंचा था और उन अपेक्षाओं पे राज्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। तो चाहे वो वहां पे देखिए बेरोजगारी का समस्या हो, चाहे वो पलायन का समस्या हो, वहां पे देखिए दूसरा विवाद हम लोग प्लान वर्सेस हिल का भी देखते हैं कि भाई जिस तरह से प्लान का विकास हो रहा है, क्या हिल का अब तक वो विकास दर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। विशेषकर जो है कि जो एक तरह से गढ़वाल का जो क्षेत्र है, जो ऊपर वाला पहाड़ का हिस्सा है, उसके ग्रोथ रेट अभी भी हम लोग कम ही देख रहे हैं। तो ये सब रमन एक चीज मुझे आप समझाइए, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, मैं भूल जाऊंगा। राहुल जी बोल रहे थे, आप उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड की सियासत को जानते हैं। एनडी तिवारी के बाद कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे किए हैं। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, अगर पूरी तरह से बात करें और सबसे पहले गढ़वाल और कुमाऊं की अगर हम बात करें तो वो उत्तराखंड मूवमेंट का दौर था जब मैं शायद 9th या 10th में रहा हूंगा, और हर आदमी झंडा उठा के खड़ा था कि हमें उत्तराखंड अलग चाहिए। लगभग 9-10 महीने की लंबी हड़ताल चली, लोगों ने लाठी खाए, डंडे खाए, खटीमा और श्रीयंत्र टापू जैसा कांड हुआ, लेकिन उसके बाद तमाम चीजें हाशिए में चलती चली गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो क्षेत्रीय पार्टी थी वहां अपना कभी वर्चस्व ही नहीं बना पाई, जिसमें यूकेडी भी आती है, उत्तराखंड क्रांति दल भी आती है। कभी बीजेपी को सत्ता मिली, फिर कभी कांग्रेस को मिली। नारायण तिवारी की बात करें तो एक विजनरी लीडर थे और उन्होंने सिडकुल जैसे जो चीजें थी, चाहे वो रुद्रपुर में आया, हरिद्वार में आया, ये काम करने की
कोशिश की, और जो सबसे बड़ी दिक्कत वहां की ये थी कि ब्यूरोक्रेसी हमेशा हावी रही और ये नारायण तिवारी जो थे वो इस पे लगाम लगाने में कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद शायद कोई मुख्यमंत्री ऐसा आया हो, थोड़ा आप हरीश रावत को इसमें प्लस पॉइंट दे सकते हैं कि जिसने ब्यूरोक्रेसी को हावी नहीं होने दिया होगा। तो इसीलिए खींचतान मची रही। जैसे कि हम बता रहे हैं, छोटा राज्य है, 70 विधानसभा सीटें हैं, आपकी हार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा कम होता है, ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये सारी चीजें यहां पर लगातार चलती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े क्योंकि आप उसको नियंत्रण में नहीं ला पा रहे थे। ये बड़ी गंभीर चीज उन्होंने कही है कि वो नारायण दत्त तिवारी के बाद कोई मुख्यमंत्री उस रूप में मिला नहीं है। हरीश रावत जी को छोड़ दिया जाए अगर बीच में, तो ये स्थितियां रही कि भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा। तो वहां पे आप जब तक ब्यूरोक्रेसी, छोटा सा राज्य है, ब्यूरोक्रेसी उसमें इतनी हावी हो जाती है कि उसको कंट्रोल करना काफी आवश्यक है। जो भी अगली सरकार बनेगी उनके लिए सबसे बड़ी राहुल जी, इस पर हम बातचीत करेंगे। मुझे उत्तराखंड की मैं बात कर लेता हूं। उत्तराखंड की जो सियासत है, उस सियासत को हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड की जो सियासत में जो दांव पे चले जाते हैं वो किस तरीके से। देखिए, इन तमाम जिलों में हरिद्वार की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, अल्मोड़ा की बात करें, नैनीताल की बात करें और देहरादून की बात करें, इन तमाम जिलों में 5-6% मतदान हुआ है। हालांकि अल्मोड़ा चूंकि ठंडा इलाका है, 4% अभी तक मतदान हुआ। हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद में ये जो मतदान जो हो रहा है, यहां पर चल रहा है, वो इजाफा हो जाए। हरिद्वार में इस समय सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 6% मतदान हुए हैं रमन। और पिथौरागढ़ की अगर मैं बात करूं तो 5% मतदान हुआ है। देहरादून में भी ठीक ठाक चल रहा है, यानी ढाई घंटा चूंकि लेट शुरू हुआ था। इन तमाम जिलों में जो वोटिंग परसेंटेज है 6%, 5%, 4%, 5%, 5%। रमन, ये क्या कुछ कहता है? देखिए सरफराज, जैसे कि उत्तराखंड में वोटिंग का टाइम है तो 8 बजे से शुरू हुआ है, और इस बार जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे आप पिथौरागढ़ देख रहे हैं या फिर अल्मोड़ा देख रहे हैं या फिर पौड़ी का जो इलाका है, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी का जो इलाका है, वहां पर बर्फबारी भी बहुत ज्यादा हुई है और बहुत सारे दुर्गम इलाके हैं। तो आपके पास जो फीड आ रहा है या जहां से आपके पास डाटा आ रहा है कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, शायद उसमें भी वक्त लगेगा। तो इसलिए धीरे धीरे मतदान प्रतिशत बढ़ने वाला है। उत्तराखंड में हमेशा अच्छा मतदान होता है, तो उम्मीद यही है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा, धूप खिलेगी और लोग अपने घरों से बाहर प्रतिशत बढ़ेगा। जागरूक भी है। नीतीशा भी कह रही थी, आप भी कह रहे थे कि वहां की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार ने जो योजनाएं दी है उसका कैसे फायदा उठाते हैं। नीतीशा, आप चूंकि उत्तराखंड से आती हैं, महिला भी हैं, जरा समझाइए कि वहां की महिलाएं इस समय वोट डालते हुए क्या सोच रही होंगी। देखिए, उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो एक तो जो समस्या है वो खासकर शराब की लगातार बात होती आई है कि कई फैक्ट्रियां लगाई गई, काफी कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी हैं वो भी इस मुद्दे को लेकर काफी परेशान रहती हैं। क्योंकि मैं अल्मोड़ा से आती हूं, उत्तराखंड के कुमाऊं में अल्मोड़ा से आती हूं, तो मैंने देखा है गांव की महिलाओं से भी मेरी बातचीत होती है, मेरा टच रहता है, शहर की महिलाओं से भी रहता है। देखिए, वहां की महिलाएं भी बहुत ज्यादा एम्पावर्ड हैं, पढ़ी लिखी हैं, इसलिए वो जानती हैं कि उनके विकास की बात जो करेगा, उनकी सहूलियतों की बात जो करेगा, उसी को उन्हें वोट देना है। आप उन्हें सिर्फ सिलेंडर और कुछ रुपयों से नहीं आप उनको समझा सकते कि हम आपका बेहतर करने वाले हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में शिक्षा का लेवल बहुत हाई है, महिलाएं भी बहुत ज्यादा शिक्षित हैं। तो महिलाएं यही चाहते हैं कि देखिए, क्राइम धीरे धीरे बढ़ रहा है सभी जगह। पहाड़ एक वक्त पे बहुत सुरक्षित हुआ करते थे, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे मोहल्लों की बात करें, बहुत ज्यादा सुरक्षित हुआ करते थे। मुझे याद है एक वक्त था हम चोरी या किसी भी इस तरह के क्राइम की बात नहीं सुनते थे, लेकिन आज महिलाओं। गौरव, नमित त्यागी, दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। रमन, गौरव, इस वक्त आप कहां हैं और क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? बिल्कुल, इस वक्त मैं सहारनपुर के अंदर मौजूद हूं। अगर सहारनपुर की बात करूं तो मेरे ठीक पीछे ये पोलिंग स्टेशन है, जहां पे लगातार जो महिला मतदाता हैं, पुरुष मतदाता हैं, तमाम देखिए मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं। और इस बार बहुत अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं, जब मतदान करने के लिए आ रहे हैं, पहले घर के काम को छोड़ दे रहे हैं, फिर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। मतदान पहले जरूर। आपका मतदान हो गया? हाँ जी। ये बताइए, अगर मुद्दों की बात करें, क्या मुद्दे रहे हैं जहन में मतदान करने के लिए जब आप आए? क्या मुद्दे रहे हैं मतदान के लिए? डेवलपमेंट। आपने कर दिया मतदान? कितने बजे पहुंचाए थे आप? अभी गया था। क्या मुद्दे क्या रहे हैं जहन में, क्या होना चाहिए था? डेवलपमेंट रहेगा जी। बिल्कुल, मेरे स्थानीय सहयोगी यहाँ पे हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन यहाँ सांसद हैं। ये बताइए कि एक बहुत बड़ी बात ये होती है, तमाम लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट, और अब हम चुनाव की दहलीज पे खड़े, मतदान जनता की अदालत में फैसला आना है। क्या देखते हैं, किस तरीके का ये फाइट देखते हैं यहाँ पे?
यहाँ तो विकास ओरिएंटेड ही हमारा चुनाव है, क्योंकि हमने पिछले 5 से 7 वर्षों में सहारनपुर में बहुत भारी भरकम विकास के कार्य किए हैं। सहारनपुर को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मां शाकंभरी विश्वविद्यालय प्राप्त हुआ है, जिसका शिलान्यास हो चुका है। यहाँ तमाम हाईवेज दिल्ली से कनेक्टेड वाले जो हैं उनका निर्माण चल रहा है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी योजना में है। तो मतलब चहुमुखी विकास चारों तरफ जनपद में हुआ है और जनता उसी को देखते हुए वोट करने जा रही है। 7 सीटें हम जीतेंगे। बिल्कुल, एक और सवाल है, क्योंकि आपने दावा कर दिया 7 सीटों का। कई जगह पर बसपा की अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पे फाइट अक्सर देखने को मिलती है स्थानीय स्तर पे, रामपुर की सीट में देख रहा था। इसके अलावा मैं अगर देवबंद की बात करूं तो फाइट है इस बार। इस बात क्या इस चीज़ को आप लोग मानते हैं कहीं से? नहीं, बसपा का एक परंपरागत वोट बैंक यहाँ रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावी इस चुनाव में होने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे रहेगी इन सभी पार्टियों से हमारे जनपद में। तो ये बातें लगातार हो रही है। राजेश जी, एक सबसे बड़ी बात है जब यहाँ की बात आती है, अगर हम मुद्दों की बात करें, जनता कह रही है डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हम भी देख रहे थे, कुछ बच्चों से हमने बातचीत किया, स्कूली लड़कियां थी, कह रही थी उनके सरकारी कॉलेजों की हालत अच्छे नहीं है। क्या देखते हैं आप यहाँ पे लगातार जब रिपोर्ट करते हैं तो? देखिए, जाते हैं डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट है, किया जरूर क्या, लेकिन बात ये यहाँ के वोटर से जब हमने बात की, उनके सामने महंगाई का मुद्दा है, दूसरी तरफ से अपराध मुक्त समाज की बात है। एक तरफ लखीमपुर कार्ड को लेकर कुछ लोगों में इस चीज़ को लेकर विवाद है, किसको वोट दें। एक तरफ इस बात की बात है कि नहीं भाई, मोदी जी के टाइम के अंदर, योगी जी के टाइम के अंदर जो है बेटे बहुत सुरक्षित है। तो बात की जाए यदि मैं सहारनपुर की बात करूँ, विधानसभा चुनाव की 7 सीटें सहारनपुर में हैं, जिसमें लगभग 5 सीटों पर नेट टू नेट मुकाबला है भाजपा और सपा का। एक सीट जो है रामपुर, मां बता रहे हैं बसपा के पूर्व विधायक थे रविंदर मुल्लू, वो सुन रहा, वो बढ़त ले रहे हैं। बिल्कुल, तो जो फाइट है वो बहुत टाइट है और लगातार जो मतदाता है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। हमने यहाँ के जो सांसद थे उनसे भी बातचीत किया, उन्होंने कहा वो 7 सीटें जीत रहे। देखिए, दावे अपने जगह पे होते हैं, लेकिन असली तस्वीर ये है कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पे पोलिंग स्टेशन हम आपको सुबह से हर तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई मतदान की और किस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट सबसे पहले आप न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। नमित, क्या तस्वीरें इस वक्त? देखिए, बिल्कुल रमन, इस वक्त मैं संभल विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर देखिए, पहले तस्वीर दिखा दूं, ये जो आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आबादी है वो मुस्लिम समाज की ही आती है, 75% से ज्यादा, और इसलिए ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए सुबह से लंबी लंबी कतारों में लगे हैं और ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वोटिंग जो है वो शुरू होगी। देखिए, तमाम जो मुस्लिम मतदाता हैं वो भी अपने मताधिकार का उपयोग करें। क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना जी, आपने वोट डाल दिया अभी नहीं सर। क्या आपके जहन में चुनावी मुद्दे इस बार संभल विधानसभा के? इस बार संभल का सबसे बड़ा मुद्दा विकास के ऊपर है। ज्यादातर सभी लोग ये कह रहे हैं इस बार जो संभल में विकास नहीं हुआ है, हम उसी के ऊपर वोट डालेंगे। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन का है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, डिग्री कॉलेजेस नहीं है। तो इस बार तो मुझे लगता है, और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर है वो बस अड्डे का मुद्दा है, इवन रेलवे का भी मुद्दा है। पर रेलवे क्योंकि सेंट्रल का वो है, इसलिए हम इसको ज़्यादा वो नहीं करते हुए हमारा जो मेन फोकस है वो बस अड्डा है और एजुकेशन है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आपको लगता है कि पिछले 5 साल में संभल की कोई तस्वीर बदली है? नहीं, कोई तस्वीर नहीं बदली, कोई विकास का काम नहीं हुआ। जैसे संभल 30 साल पहले था, आज भी संभल वैसा ही है। लेकिन मौजूदा जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इकबाल, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो तस्वीर है वो काफी बदल चुके हैं, क्योंकि पिछली बार जब वो जीते थे तो 5वीं बार लगातार विधानसभा चुनाव जीते थे। इस बार आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जो है वो हवा में दिख रही है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी विकास हुआ है। अगर विकास होता तो लोग इस टाइम विकास की बात कर रहे होते। वो जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उसके अंदर भी वो बताते कि संभल में क्या विकास हुआ है। आप देख लीजिए, उनका जो घोषणा पत्र है उसमें हर जगह यही लिखा हुआ है, आवश्यकता है, बस अड्डे की आवश्यकता है, यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर कोई विकास उन्होंने कराया होता तो वो अपने पॉइंट्स गिनवाते उसके अंदर, लेकिन उन्होंने कोई भी पॉइंट्स नहीं गिनवाए। तो एक कौन सा क्वेश्चन था इसके अलावा आपका? इसके अलावा, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने विकास करा। दूसरा नहीं, विकास तो नहीं करा, लेकिन क्योंकि समाजवादी के नाम पर उन्होंने वोट लिया, हमेशा यही उनका रहा कि उन्होंने हमारे साथ स्टूडियो में संजीव जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजीव जी, अभी हमारे जो सहयोगी हैं नमित, उन्होंने दिखाया एक महिला से बात कर रहे थे, और सभी क्या बात आई? बस स्टैंड, क्या बात आई? यूनिवर्सिटी, क्या बात आई? रोजगार। लेकिन जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस पे बात नहीं कर रही पूरे चुनाव प्रचार। और ये वही जिला है जहां से निधा चुनाव लड़ रही है, लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर वो मैदान में है। संजीव जी, आप भी लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से देखते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन मुद्दों को लेकर चुनाव है
हालांकि सड़कें थोड़ी बेहतर जरूर हुई हैं, रोडवेज बसें भी थोड़ी ठीक हुई हैं, पहले के मुकाबले बहुत हुआ है। क्या आपको लगता है कि जिन जिन मुद्दों के साथ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने अपना घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उससे वोटर समझेंगे, मानेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम से पूरब की तरफ ये वोटों का क्रम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे किस पार्टी का सूर्योदय होना शुरू हुआ है वो लोगों को बात समझ में आ रही है। हमने देखा पिछले बार के इलेक्शन और आज के इलेक्शन में सबसे बड़ी विजय इसमें मतदाता की इसलिए हम मानते हैं क्योंकि मतदाता सरोकारी मुद्दे पर वोट डालने जा रहा है। जो ध्रुवीकरण की बात थी, लोगों के जेहन में जो बार बार पार्टियों के द्वारा एक संगठित होकर ठगने की बात थी कि ध्रुवीकरण कर लिया जाए, कभी राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, उससे अलग आज के वक्त में मतदाता अपने जमीन से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इन सब मुद्दों पर वो वोट करने जा रहा है। कई मामलों में मैं ये नहीं कहता कि पूर्ववर्ती सरकारों ने काम नहीं किया है, क्योंकि वादे उन्होंने बहुत ज्यादा किए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, उसके हिसाब से काम बिल्कुल जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा और बातें अब हवाई नहीं चलेगी। जब आपको प्रचंड बहुमत मिलता है तो लोग आपसे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा रखते हैं और चाहते हैं कि आपने जो वादे किए हैं उस पर आप खरे उतरें, और उन वादों पे पूर्ववर्ती सरकार खरा उतरती हुई नहीं दिख रही है। लोगों के अंदर एक आक्रोश है, एक रोष है। वो रोष हमने देखा पिछले इलेक्शन के समय भी देखा, चुनाव के समय भी देखा, और आज भी वही दिखाई दे रहा है। ये वो इलाका है जो खास करके जाट लैंड या मुस्लिम समीकरण की बात कर ले, दलित समीकरण की बात कर ले, ये सारे वो लोग हैं जो पिछड़े और एक किसान आंदोलन से उपजा हुआ आक्रोश, ये दोनों मिलाकर के एक नया कॉम्बिनेशन पैदा कर रहा है। जी संजीव भाई, एक चीज और हमारे दर्शकों को समझाइए कि जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है, मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, पहले जाट बहुमूल्य इलाका है, और अगले वाले जो चुनाव होने तीसरे चरण वो यादव बहुमूल्य इलाका होगा। लेकिन आज योगी साहब ने भी कह दिया 80-20 का एक बार फिर से जिक्र कर दिया कि 80 बनाम 20%, वो अभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। देखिए ये बातें कब की जाती है, जब आप लगातार 5 साल तक मजबूती के साथ सत्ता में होते हैं और चुनाव के वक्त, इससे पहले आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने की बात कर रहे थे, और आखिरी वक्त जब वोटिंग करने की बात है उस समय आप 80%, 20% की बात करने लगे। आप पुराने घाव को कुरेदने लगे कि आपको भूलना नहीं है, हम बदलाव लाना चाहते हैं, वो बदला लेने की बात कर रहे हैं। तो ये दाएं बाएं की जो तमाम तरह की बातें हो रही हैं, चाहे उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, ऐसे भी देखा जा सकता है कि नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कोई भी पत्ता ऐसा नहीं है जिसे फेंकना ना चाहती हो। तो इसीलिए वो विकास की बात कर रहे हैं, 80-20 की भी बात कर रहे हैं। पिछली बार के अगर सरफराज से पूरे हम आंकड़ों को देखें तो पिछली बार अच्छी खासी 38 सीटें जीती थी इन 55 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले चुनाव हुए थे यहां पर, मैं पीसीआर से कहूंगा, पीसीआर एक बार फिर से 2012-2017 के जो चुनाव हुए थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ग्राफिक्स के जरिए वीडियो वॉल पर वो डालिए जरा। ये वो मैं आंकड़े दिखा देता हूं जिस चीज का जिक्र जो रमन कर रहे हैं, और कौशिक साहब भी उस चीज को बताएंगे कि पहले के मुकाबले इन मुकाबले में कितना फर्क होगा। देखिए 2017 में जो चुनाव हुए थे कौशिक साहब, बीजेपी को 37 सीटें मिली थी 2017 में, 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई थी और बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। ये बहुजन समाज पार्टी वही है जो इस इलाकों से लगातार मुस्लिम वोटों पर कब्जा करने के बाद सत्ता में मायावती एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आई है। लेकिन बीजेपी को बहुत फायदा हुआ था और कांग्रेस लगातार अपने उसी चरम पर है जो उनका पुराना इतिहास रहा है। यानी बीजेपी को जो बहुत फायदा हुआ था इन इलाकों में, बीजेपी को कौशिक साहब कितना नुकसान होता दिखाई दे रहा है या फायदा होता दिखाई देगा? मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना के आगे चल रही है, जो बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से एक नया तुरुप का पत्ता फेंका है इस बार, खास करके जो प्रत्याशी हैं उस प्रत्याशियों के समीकरण को बिगाड़ने के क्रम में, मैं बिगाड़ना इसलिए कहता हूं क्योंकि सारे लोग ये बात जान रहे हैं और ये बता रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां यहां बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रही है। देखिए 2017 के भी मैं आंकड़े दिखा रहा हूं, जरा 2012 के भी आंकड़े दिखाइए एक बार यहां पर लाकर। ये 2012 के आंकड़े देखिए, बहुजन समाज पार्टी को महज 4 सीटें मिली थी और 40 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। 8 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था और कांग्रेस अपने अंदाज में 3 सीटों पर थी। और 2012 में जब 40 सीट इस जगह पर मिली थी, अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री बने थे, मुझे याद है, रमन आपको भी याद होगा, कौशिक साहब आपको भी होगा। लेकिन अब जो 2012 वाले जो 55 सीटों में जो 2012 वाला जो आंकड़ा था 2017 का देखा, क्या 2022 में ये तस्वीर बदलती नजर आएगी?
वर्तमान में जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, वोटरों का मिजाज जो बता रहा है और समीकरण जो दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बदलते हुए, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े पुरोधा हैं इस चीज को समझने के लिए, भारतीय जनता पार्टी भी ये बात समझ रही है और जिसके वजह से वो अगल बगल की बातें अब कर रही हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि ये वोटर अब वो वोटर नहीं रहे जिनको आप बरगला सकते हैं। 2007 के भी देख लेते हैं। 2007 का स्क्रीन पर लाइए, 2007 का स्क्रीन पर लाइए आप। 2017 दिखाया, 2012 दिखाया, ये 17 की तस्वीर हमने आपको दिखा दी। मैं 2007 की भी तस्वीरें दिखाई है हमारे दर्शकों को। ये जो तस्वीरें हैं ये अलग अलग कुछ कह रही है। 2012 की जो तस्वीरें थी वो भी लगातार बदल रही है और जितने चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ती जा रही। देखिए 2017 में 35 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास थी इस इलाके में और 11 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और 7 सीटें बीजेपी के पास थी और कांग्रेस वही अपने धर रहे 2, 3, 4 पर। यानी इन इलाकों में लगातार जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका बहुत बड़ा असर रहता है, कैंडिडेट का असर पड़ता है। यानी 35 सीटों के बाद मायावती सूबे की मुख्यमंत्री थी, बीजेपी बहुत 7 के बराबर थी और समाजवादी पार्टी जो है वो 11 सीटों पर सिमट गई थी, विपक्ष में थी। लेकिन जो 35 का आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है, इस बार मुझे लगता है कि यहां का रमन जो आंकड़ा है ये 2007, 2012, 2017 यानी जो तीनों टर्म की जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। तो ये देखिए ना, 30 का आंकड़ा जो पार कर रहा है उसका मुख्यमंत्री बन रहा है। 2007 में मायावती, 2000 फिर बीजेपी, अखिलेश यादव और फिर अब बीजेपी। तो क्या कौशिक साहब ये जो 30 का आंकड़ा पार करेगा, सरकार उसी की बनेगी इन 55 सीटों पर? देखिए समीकरण तो यही दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये बक्से में बंद हो जाने के बाद में चुनाव मतदान के दिन ही ये पता चल पाता है, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है वो ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये पूरब की तरफ जो जो चुनाव बढ़ता चला जाएगा, सूर्योदय किसका होने वाला है, किस पार्टी की होने वाली है, ये जरूर निश्चित रूप से ये तय होने वाला है। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अपने उन सारे तुरुप के पत्ते को इस्तेमाल करना चाहती है, जितने उनके तरकश में तुड़ीर है वो सब निकाल के फेंक रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ये आजमाए हुए नुस्खे हैं, ठीक है, उसी नुस्खे को वो इस्तेमाल। गोवा का हम जिक्र कर लेते हैं। गोवा की तस्वीरें जरा दिखाइए। ये गोवा की तस्वीर आप देखिए। गोवा में भी जो चुनाव है वो लगातार बदल रहे हैं और समाजवादी, माफ कीजिएगा, जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, उन्होंने पूरी तरीके से टाल ठोक दी है। ये देखिए, ये अलग अलग जिलों में अलग अलग तस्वीरें देखिए। 11%, 13%, 12% ये चुनाव हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से टाल ठोकी है गोवा चुनाव में, कौशिक साहब, वो बड़ा दिलचस्प है। और जो कैडर उनका यहां पर हुआ करता था, जो वॉलंटियर उनका दिल्ली में हुआ करता था, वो वॉलंटियर पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में घर घर जाकर समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए भारतीय खास करके आम आदमी पार्टी की यदि बात कर ले तो आम आदमी पार्टी ने लगातार अपने आप को मजबूत किया है और उन्होंने प्रयास किया है कि वो साबित करे अलग अलग स्टेट में कि नहीं, हम केवल दिल्ली के लिए नहीं बने हैं, धीरे 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 अन्य प्रदेशों में भी जा रहे हैं। लेकिन क्या अन्य प्रदेशों में उनकी स्वीकारता है? अन्य प्रदेशों में जिस तरह के दिल्ली के समीकरण है उसी तरह से क्या उत्तराखंड में है, क्या उसी तरह से पंजाब में है? यह बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी ने जगह बनाई है। जो उनकी पॉलिटिक्स है, जो राजनीति करने की जो शैली है, वो शैली लोगों को या खास करके निचले तबके के जो लोग हैं उनको अपने तरफ आकर्षित। ये है कि बहुत छोटा राज्य है गोवा, 40 सीटें हैं और ऐसे में जैसे हमने दिल्ली में देखा कि पूरा का पूरा सेंध मार दी थी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में, तो गोवा में पिछली बार तो पूरे के पूरा हाथ में आई थाली कांग्रेस के और हाथ से खिसक गई। और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी 2-3 सीटों में भी कुछ करती है ऊपर नीचे, या फिर पार्टी अपना जो वोट बैंक है वो खत्म करती है कांग्रेस का, तो नुकसान होगा उन्हें। हाँ, निश्चित तौर पे भारतीय आम आदमी पार्टी जो है वो इसमें एक फैक्टर के रूप में काम करेगी और वो निर्णायक जो किसकी सरकार बने उसकी भूमिका में मुझे दिखाई दे रही है। चलिए शुभम पांडे का रुख कर लेते हैं। मैं आऊंगा कौशिक साहब आपके पास। जी शुभम, इस वक्त गोवा की क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को आप? का जो लोग हैं, जो जैसे जिसको समय मिल रहा है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मतों का उपयोग कर रहे हैं। वोटिंग जो सेंटर बनाए गए वहां पर पहुंच रहे हैं और अपना कीमती वोट जो है वो
अपने पसंदीदा पार्टी को, अपने पसंदीदा लोगों को, उनके जो उम्मीदवार हैं उन्हें डाले हैं। और जिस तरीके से जो आंकड़े आए हैं कि 10 बजे तक सुबह 11.4% मतदान जो है गोवा में इस वक्त हो चुका है। तकरीबन 68 उम्मीदवार जो है निर्दलीय इस बार अपनी किस्मत जो है आजमा रहे हैं, ताल ठोके हैं। कहीं न कहीं 301 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आई है कि 301 उम्मीदवार इस बार गोवा के 40 सीटों पे अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रत्याशी जो उतारे हैं वो कांग्रेस पार्टी ने उतारे, क्योंकि कांग्रेस अकेले दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए जो है वो आई है। कुल मिलाकर जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे लोगों को समय मिल रहा है, वैसे वैसे लोग इस वोटिंग सेंटर पे पहुंच रहे हैं, बूथ सेंटर पहुंच रहे हैं और अपने मतों का जो है वो उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर जो है वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जैसे जैसे जिसको समय मिल रहा है, क्योंकि गोवा में अमूमन देखा जाता है कि सुबह लोग लेट उठते हैं, देर से उठते हैं, इसकी वजह से वो दोपहर के वक्त या जैसे से उनको समय मिलता है उस समय वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने मतों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पीछे भी देखिए तस्वीर में एक जो लोग हैं वो देखिए ये अपने मतों का उपयोग करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं और अपने कीमती वोट का आज वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 5 साल के बाद इनको मौका मिलता है कि इनको कौन सी पार्टी सत्ता में चाहिए, कौन से इनके जो उम्मीदवार हैं, जो इनके पसंदीदा नेता हैं, वो इनके विधानसभा क्षेत्र का जो है वो आपने बताया कि 68 निर्दलीय अगर मैदान में है, तो जैसे कि हम बात ही कर रहे थे कि 40 इसमें विधानसभा है, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, एनसीपी है, शिवसेना है, भारतीय जनता पार्टी है और 68 निर्दलीय भी हैं। तो अगर क्लियर मैंडेट नहीं आया तो फिर बहुत खींचतान इन्होंने आ लिया इस बार फिर से गोवा में। जी बिल्कुल, किसी भी पार्टी के लिए अगर क्लियर 17 से 18 जो सीटें 22 रखी गई हैं 40 में से, अगर वो आंकड़ा नहीं पा पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, जो निर्दलीय विधायक जो अगर चुन के आते हैं, उन्हें अपने साथ देना पड़ेगा। पिछली बार अगर 2017 की बात करें तो इसी तरह से हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस के सामने थाली तो सजी थी कि सत्ता का सुभोग आइए, 5 साल कांग्रेस यहाँ पर सरकार चलाए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने लोटस ऑपरेशन लोटस इस तरह से चलाया कि बीजेपी अपने पाले में कई सारे विधायकों को ले ली और सरकार यहाँ पर बना दी। और उसके बाद मनोहर पर्रिकर कुछ साल तक मुख्यमंत्री, उनके देहांत के बाद जो डॉक्टर प्रमोद सावंत है, जो मौजूदा समय में गोवा के मुख्यमंत्री, उनके कंधे पर गोवा की जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन इस बार कई सारे मुद्दे होंगे, कई सारी और पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, तो पिछली बार इससे कि जो है बजाय अगर देखा जाए तो इस बार माहौल बहुत इस बार टाइट है और कई सारे प्रतिद्वंदी जो कई सारे उम्मीदवार है, इस बार उनकी संख्या बढ़ चुकी है। वापिस आएंगे और संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से। तो संजीव जी देखिए, वही बात हम लोग कर रहे थे, सोचिए 68 निर्दलीय और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि छोटा राज्य है, 40 सीटें हैं, तो ऐसे में अगर साफ साफ मैंडेट नहीं आया तो, और कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, उन्हें एक एक राज्य में अपनी सरकार चाहिए, जिस तरह से वो अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि छोटे राज्य में बहुत कम सीटों पर भी बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। यहाँ खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए सारे लोग जहाँ जहाँ भी हम सुन रहे हैं ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक तरह से सरकार बनाने के लिए थाली में सजी थी, लेकिन वो उसे मैनेज नहीं कर पाए। ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने की अपनी एक अलग शैली है और उस शैली से वो वहाँ भी सरकारें बना लेते हैं जहाँ कोई संभावनाएं नहीं बनती, जहाँ संख्या के मामले में वो नीचे होते हैं, सीटों के मामले में, आंकड़ों के मामले में। इस बार सबसे महत्वपूर्ण यही है कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत मजबूत और कद्दावर लोग भी भारतीय जनता पार्टी से विमुख हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए काफ़ी हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह के समीकरण दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी भी है, तो छोटे छोटे जो दल हैं वो बहुत, चूंकि बहुत कम संख्या में सरकारें बनाने की कवायद यहाँ पे होगी, तो ये बहुत मायने रखता है और बहुत ये इनकी संख्या भी छोटी हो उसके बावजूद भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो कई बार सरकार के लिए मन मुताबिक अपने तरीके से नहीं चलाने देने के लिए भी बाध्य करते हैं ये। तो ये एक गोवा के लिए निगेटिव पॉइंट रहेगा यदि इस तरह की नौबत आती है। बिल्कुल कौशिक साहब बने रहिए, नमन मेरे साथ लगातार बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड में जो चुनाव हो रहे हैं और जो पंजाब में वोटिंग चल रही है वैलेंटाइन डे के दिन, क्या ये वोटर अपने कैंडिडेट को वैलेंटाइन डे गिफ्ट देंगे? लगातार हम उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र चल रहे हैं। हमारे साथ अनिल गर्ग साहब भी इस समय टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। गर्ग साहब, दूसरे चरण के जिन इलाकों में इस वक्त वोटिंग हो रही है, आपका नजरिया क्या कुछ कहता है? सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, अभी आप भी दिखा रहे थे इसके रिकॉर्ड्स जो हैं, 2007 का हो, 2012 का हो, 2017 का हो, जिन्होंने जिस भी पार्टी ने इन्होंने इसमें जीत हासिल की, उन्होंने ही सरकार बनाई। 2007 में बीएसपी इसमें आगे रही, उन्होंने सरकार बनाई।
2012 में एसपी इसमें आगे रही, उन्होंने सरकार बनाई, और 2017 में बीजेपी आगे रही, उसने सरकार तो बनाई। आप क्या कहना चाहते हैं, गर्ग साहब की जो 35 से 30 सीटों से ज्यादा जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी? मेरा ये कहना है, ये जो 55 सीटें हैं ये पूरे उत्तर प्रदेश का ट्रेंड और मूड सेट करता है। इससे पहले जो वेस्टर्न यूपी है ये पूरे उत्तर प्रदेश का मूड सेट करता है। जो इनमें बढ़त हासिल करता है, मान लो आधे से ज्यादा या 2/3 के आसपास, तो पूरा ट्रेंड उत्तर प्रदेश का इसके आसपास ही घूमता है। तो ये करीबन तय करता है कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है। रमन, गर्ग साहब, तो अभी क्या लग रहा है आपको, जो तमाम मुद्दे हैं, सुबह सुबह योगी जी ने अपना भाषण भी दिया जिसमें उन्होंने कहा 80 और 20, तो ये जो पलड़ा है इस बार किसकी तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है? मतलब हालांकि अभी हम कागज में इसका आकलन कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म और जाति को छोड़कर कभी आज तक हुआ नहीं। धर्म और जाति इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। ये ठीक है कि पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस जो है, जो भी सरकार चलाती है वो परफॉर्मेंस भी अपनी बात को आगे रखती है और उसके आधार पर भी जनता तय करती है। तो ये जो अभी योगी जी ने कहा है, मेरा मानना है योगी जी ने दोनों बातें साथ साथ रख दी हैं। अगर परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव होता है तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बताई है, जो भी उन्होंने किया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेके हो, चाहे वो पुलिस व्यवस्था को लेके हो, चाहे वो एजुकेशन को, मेडिकल को, कोरोना मैनेजमेंट को, जो भी उनकी चीजें रही उन्होंने बताई है। लेकिन दूसरा फैक्टर भी उन्होंने साथ साथ जोड़ दिया है, अगर कहीं धर्म को लेके पोलराइजेशन होता है तो वो ये कह सकते हैं कि अगर पूरा पोलराइजेशन हो तो फिर ऐसा भी होगा कि 20 एक तरफ जाएंगे, 80 एक तरफ जाएंगे। हालांकि वो बार बार कहेंगे कि मैंने 80 राष्ट्रवादियों के लिए कहा, धर्म को लेकर नहीं कहा, लेकिन इसका इनडायरेक्ट वे तो यही लगता है, अगर कहीं मुस्लिम वोट एक तरफ जाता है तो फिर बाकी वोट भी एक तरफ आने चाहिए, ऐसे उनकी मंशा दिखती है। चलिए गर्ग साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मैं पीसीआर से कहूंगा कि हमारे ग्राउंड पे जो तमाम सहयोगी है उनको भी हमारे साथ जोड़िए, उनको भी हमारे साथ जोड़िए। कौशिक साहब जी, जिस तरीके से गर्ग साहब कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटर है अगर एक तरफा वोट पड़ गए, जो आंकड़े 2007, 2012, 2017 में जो हमने देख रहे हैं, 30 से 35 के पास जो सीटें जाएंगी सरकार उसकी बन जाएगी। तो उस हिसाब से निश्चित तौर पे इस बार तो मुस्लिम वोटर भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसी से ये मैसेज निकल के आता है कि आज पिछली बार भी नहीं गया था, पिछलती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार गया था, उतना नहीं गया था, लेकिन इस बार भी जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि एक थोक मात्रा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुस्लिम वोटर। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो जिन जिलों में इस समय वोटिंग चल रही है वहां की तस्वीरें क्या हैं, जरा दिखाइए। ये बरेली में इस समय वोटिंग चल रही है, 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। बिजनौर में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। सहारनपुर में भी 7 सीटों पर इस समय वोटिंग चल रही है। मुरादाबाद में 6 सीटों पर वोटिंग चल रही है। बदायूं में 6 सीटों पर, संभल की 4 सीटों पर, अमरोहा की 4 सीटें, रामपुर की 5 सीटें, शाहजहांपुर की 6 सीटें। इन तमाम जिलों की अगर वोटिंग को हम देखें 9 जिलों में, रमन, तो तस्वीरें बहुत बदलती नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, और दोनों राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस सवाल के साथ मैं दोनों के पास आना चाहूंगा। पहले कौशिक साहब आपके पास आते हैं। दरअसल रमन, मैं आपको रोकूंगा, ये तमाम सहयोगी इस समय मेरे साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। सुबह से लगातार गौरव मिश्रा, नमित त्यागी, शेखर आनंद, राजेश जैन, बरेली से हमारी सहयोगी रागनी इस समय पहुंच गई हैं। वारिस खान भी हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए, बदायूं से। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अरुण जायसवाल, अश्विनी शुक्ला, कुलवीर हमारे साथ है, संभल से हमारे साथ भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मैं सहारनपुर का रुख करूंगा। मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा लगातार सहारनपुर से बने हुए। सहारनपुर में इस समय आप है गौरव, और सहारनपुर ने मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश को दिए हैं। चूंकि मायावती जब भी वहां से चुनाव लड़ी हैं, चूंकि दलित और मुस्लिम वोट बैंकों का जो समीकरण सहारनपुर में रहा है वो बड़ा दिलचस्प रहा है, और जो आपके पीछे भीड़ है वहां पर बड़ी दिलचस्प गवाही दे रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर की सीट काफी हॉट सीट में से एक मानी जाती है। और लगातार जिस तरीके से सहारनपुर के अंदर जो चुनावी रणनीति रही, आप देखिए, जाहिर सी बात है शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें 7 विधानसभा इन सीटों में से इस बार की फाइट थोड़ी सी बदलाव जरूर इस फाइट में देखने को मिल रही है। क्योंकि यहां पर इस बार अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो अभी मेरी यहाँ के जो उम्मीदवार है उनसे भी बातचीत हुई थी, कई स्थानीय लोगों से बातचीत हो रही है। उनका कहना है कि 7 की 7 विधानसभा सीटें वो जीत रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच, दावों के बीच हकीकत यह है, जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूं, मैं तस्वीरें कहूंगा एक बार दिखाने के लिए, लगातार जो मतदाता हैं वो इस पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मत
मत का प्रयोग कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करता हूं, क्योंकि ये बातचीत बहुत अहम होती है। ये बताइए, सहारनपुर की अगर मैं बात करूं, किस तरीके के बदलाव की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं सहारनपुर में? आप वोटिंग करके आए हैं। सहारनपुर में तो यही है, अपना विकास हो, सुरक्षा, यही है मेन तो विकास हो। बिल्कुल, और भी मतदाता हैं यहाँ पे। आपका हो गया मत, आपने प्रयोग कर लिया वोटिंग? नहीं अभी। अच्छा, बिल्कुल, तमाम लोग हैं। आपने वोटिंग कर लिया? अंदर नहीं जा पाए सर। अंदर नहीं जा पाए। आपकी वोटिंग हो गई? हाँ जी भाई। किस तरीके की बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे सहारनपुर की बात करें? भाई साहब, विकास की, सुरक्षा की, और योगी जी पे हमें विश्वास है। बिल्कुल, एक महिला हमारे साथ है। महिला सुरक्षा की अगर बात करें, लगातार दावे होते रहे हैं, किस तरीके की बात आप कहेंगी? क्या उम्मीद है आपको इस बार? तो बहुत अच्छी उम्मीद है, हमारी सरकार आएगी, बहुत बढ़िया रहेगी, मोदी सरकार ही आएगी। बिल्कुल, देखिए, सबके अपने अपने मत हैं। तमाम लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंच रहे हैं और उनसे भी बातचीत मैंने की। लगातार अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करूं तो, क्योंकि देखिए अब 10 बजे का वक्त हो चुका है और 10 बजे के वक्त की अगर मैं बात करूं, 12.4% वोटिंग जो है वो सहारनपुर के अंदर अब तक हो चुका है, क्योंकि सुबह से जितने मतदाता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पोलिंग बूथ तक लगातार वो मतदाता पहुंच रहे हैं। खास करके अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं से भी मेरी बातचीत हो रही है। एक सबसे बड़ी बात है, मुद्दों की ही बात करें, और ध्यान हम ये रखना चाहेंगे कि जो मतदान है वो बिल्कुल गुप्त होता है, तो इसलिए हम सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं यहां पर, जिससे भी बात करें आप। जी गौरव। बिल्कुल बिल्कुल रमन, तमाम लोग हैं, मैं मुद्दों की ही बात कर रहा हूं। देखिए, अगर मुद्दे की बात करें, यहां पर आपने कहा कि कानून व्यवस्था की बात की, बदलाव क्या देखते हैं सहारनपुर में जो इस बीच बदलाव हुआ? काफी कार्य ऐसे हुए हैं जो पहले 17 सालों में नहीं हुए। विकास के कार्य काफी हुए, काफी सड़कें बनी, पुल बने, काफी विकास हुआ। सुरक्षा सबसे बढ़िया जो है, सुरक्षा का मुद्दा था। बिल्कुल, मेरे स्थानीय सहयोगी भी हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ 7 विधानसभा सीटों के इस समीकरण की, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है 7 की 7 क्लीन स्वीप कर रहे हैं, लेकिन बसपा यहाँ पर अक्सर जो है अपना दमखम दिखाते नजर आती है। किस तरीके का सियासी समीकरण आप देखते हैं यहाँ पर, लगातार ग्राउंड पे रहते हैं? देखिए, सहारनपुर जनपद की मैं बात करूँ, 25,86,000 वोटर हैं टोटल पूरे जनपद में। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। जहाँ तक बसपा की बात है, सहारनपुर का जो नकुड़ विधानसभा क्षेत्र है वहाँ बसपा फाइट मारी थी, वो संघर्ष माना जा रहा है। रामपुर मलियारन की सीट की बात करूँ, बसपा पता चल रहा है कि शायद नंबर 1 पर चल रही है। देवबंद विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ पर भी तिकोना संघर्ष सामने आ रहा है। यदि नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो सहारनपुर के अंदर भाजपा और सपा के आमने सामने खुली टक्कर बताई जा रही है। इसी प्रकार से भेंट की बात है, देहात की बात है, वहाँ भी भाजपा और सपा की टक्कर होता है, लेकिन बसपा जहाँ भी हावी है वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरनाक है। बिल्कुल, तो ये हमारे स्थानीय सहयोगी थे जिन्होंने कहा कि एक जो सियासी समीकरण यहाँ पर बना हुआ है वो इस वक्त कांटे की टक्कर है। खास करके अगर मैं बात करूं, बसपा जो है, जिसको हम लगातार ये कह रहे थे इस बार चुनाव में नजरअंदाज करते नजर, वापस रोकूंगा। नमित मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ जुड़ गए। नमित, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि इस समय आप कहां मौजूद हैं, क्या कुछ चल रहा है? आदर्श मतदान केंद्र के बाहर आप नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सरफराज जी, यहाँ पर ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया और देखिए लोगों के अंदर जागरूकता कितनी है। भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रही हैं, क्योंकि इस बार संभल का विधानसभा चुनाव इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि यहाँ पर जैसा बार बार जिक्र हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में जो मौजूदा विधायक है यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी से, और ये जो पूरा संभल विधानसभा है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर क्या समाजवादी पार्टी के किले में बीजेपी या फिर कांग्रेस की बात करें, क्या ये कोई भेदमारी कर पाएंगी, सेंधमारी कर पाएंगी? ये तमाम लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? मान जी, इस बार क्या चुनावी मुद्दे हैं अगर संभल विधानसभा की बात करें? हाथी का है था, हाथी नहीं, क्या विकास कुछ हुआ है 5 साल में? कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ 25 साल में नहीं हुआ। आप बताइए, क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद जी, क्या लग रहा है इस बार, क्या संभल की विधानसभा जनता क्या कह रही है और इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है? इंशाल्लाह 7वीं बार नवाब इकबाल महमूद फिर से जीतने जा रहे हैं। आपका क्या मुद्दा है, चुनावी मुद्दा क्या है? साइकिल वाला जीतेगा। देखिए बिल्कुल सरफराज, यहाँ पर मुद्दे जो हैं वो तो थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो मौजूदा विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं और जब 2017 में उन्होंने चुनाव जीता था तो 5वीं बार वो विधायक बने थे। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो राजेश सिंघल जो कि बीजेपी से उन्हें टक्कर दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस से निदा अहमद है। इसके अलावा AIMIM के जो उम्मीदवार हैं वो भी चुनावी मैदान में है। तो अगर जो मुस्लिम समाज के जो वोट हैं वो थोड़े से बढ़ते हैं, उसका नुकसान किसे होगा? और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका?
फहीम सदीकी। महिम जी, इस बार संभल का चुनावी मुद्दा क्या है? विकास, विकास एजेंडा है। समाजवादी की एक तरफ लहर है यहाँ तो। विकास हुई है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कॉलेज नहीं बना है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है। तो केंद्र और राज्य में तो उनकी सरकार थी, बीजेपी की। केंद्र राज्य में तो उसमें थी, तो कैसे बनती? लेकिन विधायक ने क्या कराया ये बताइए ना। विधायक के तो हाथ कटे हुए होते हैं ना, जो ऊपर उसमें सेंटर में और उसमें उनकी है। अच्छा, लेकिन अपनी विधानसभा में तो तरक्की करवा सकते हैं। उन्होंने क्या क्या दो विकास बताइए विधानसभा के? कॉलेज है, अस्पताल है, बहुत कुछ है। फटाफट से बस अड्डे के बारे में पता कर लीजिए, बस अड्डा बना कि नहीं। और बस अड्डे की मांग बड़ी पुरानी है वहां पे। नहीं बना है, क्योंकि काफी लोगों से सुबह से बातचीत मेरी हो रही है, वो कह रहे हैं कि आखिर यहाँ पर बस अड्डा अभी तक क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि जो मौजूदा विधायक है वो तो पिछले 5 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। उसके लिए जमीन भी तो होनी चाहिए। जमीन का मामला चल रहा है, जैसे जमीन मुहैया होती है तो बस अड्डा भी बनेगा। बिल्कुल जमीन पूरा होगा, लेकिन इच्छा होनी चाहिए विकास की। क्यों सरफराज? और सोचिए कि 5 बार विधायक से हर साल हर बार, यानी इतने सालों से बस अड्डा मांग रहे हैं। कौशिक साहब बस अड्डा ही नहीं दे पा रहे वहां के। प्रदेश की जनता पूछ रही है और बोल भी रही है कि क्यों नहीं है, ये भी पता है, केवल सरकार को ये बात पता नहीं है। यही मैं कह रहा हूं कि सरोकारी मुद्दे जो हैं, कम से कम जनता इस बार उस पर बात कर रही है, वो पूछ रही है, उसी पर वो मन बना रही है और उसी पर वो वोट करने की बात कर रही है। संभल खास करके हमने देखा कि एक हमारी सहयोगी भी है वहां पे, बहुत बेहतरीन काम करने वाली, जुझारू है। फाइट दे रखी है बड़ी जबरदस्त। लोगों के मन में उनके प्रति भी बहुत ज्यादा एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। क्या वो काम कर पाती हैं, क्या उनके लिए लोग अपना मन बना पाते हैं, ये भी लाख टके का प्रश्न है वहां पे। आप बने रहिए हमारे साथ, गर्ग साहब आप भी बने रहिए, आपके पास लौटेंगे।